उरूसी लिबास अब उसे चुभने लगा था। उसे अपने पहने हुए भारी जेवरात जिस्म को जकड़ते महसूस हो रहे थे। हैवी ब्राइडल मेकअप में अब उसे पसीना आने लगा था। काजल से लबरेज आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसका दिल बुरी तरह लरस रहा था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल की धड़कनें भी बेतरतीब होती जा रही थी। बहुत देर हो चुकी है, कॉल करता हूँ रोहेल को, शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। उबैद भाई भी परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। रिमशा की बारात अब तक नहीं आई थी। निकाह का वक्त भी गुजरता जा रहा था। उबैद भाई तशवीश से रोहेल को कॉल कर रहे थे। बेल्स मुसलसल जा रही थी मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। रिमशा की हथेलियां पसीने में भीग गई। खौफ से उसकी बुरी हालत थी। उसे लग रहा था जैसे उसका नाजुक सा दिल किसी ने मुट्ठी में भेंच लिया था। आसपास लोगों में चमोगोइयां होने लगी। उनकी आवाजें रिमशा के कानों में जैसे सीसा डाल रही थी। बारात ही नहीं आई अभी तक, कहीं लड़का शादी से भाग तो नहीं रहा? लड़का क्यों नहीं आया अभी तक? लगता है लड़के का इससे शादी का कोई इरादा नहीं। रिमशा खौफ से कभी दाएं जानिब देखती तो कभी बाएं। उसका दिल खौफ में मुब्तला था कि वाकई अगर उसकी बारात ना आई तो बदनामी होगी। इसके पाकीज़ा वजूद पर बेइज्जती के बेशुमार दाग लग जाएंगे। अम्मी, उसने थूक निगलते हुए बेसाख्ता अपनी माँ को पुकारा था। नुज़हत बेगम ने अपनी फूल सी बेटी को गले से लगाया जो सवालिया निगाहों से उन्हें देख रही थी। मुसलसल कॉल्स की जा रही थी मगर लड़के वालों की तरफ से गहरी खामोशी थी जिसने सबके दिल की धड़कनों को हिला दिया था। रिमशा के घर वालों को बदनामी का डर था कि अगर बेटी की बारात ना आई तो सारी उम्र उसे इस दाग के साथ जीना पड़ेगा। रिमशा की सांसें गहरी हो चुकी थी। उसे अब इंतजार था कि उसकी किस्मत उसके लिए क्या फैसला करने वाली थी। उसके जहन में उस शख्स की यादें ताज़ा होने लगी थी जो ना जाने अब उसका होने वाला था या नहीं। तुम इस लायक नहीं हो रिमशा कि तुम्हें मैं अपनी बीवी बनाऊं। मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। उसे कुछ देर पहले रोहेल के कहे हुए अल्फाज याद आए थे मगर उस दिन उसने रोहेल की बात को संजीदा नहीं लिया था। इसे लग रहा था वो गुस्से में इसलिए बात कर रहा था मगर गुजरता हुआ वक्त अब उसे बहुत कुछ समझा रहा था। और फिर उसकी सांसें बहाल हुईं जब रोहेल ने कॉल उठा ली मगर उसे नहीं मालूम था इसकी सांसें एक बार फिर रुकने वाली है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं बारात लेकर नहीं आ रहा। आज से आप लोगों के साथ मेरा हर रिश्ता खत्म। रोहेल संजीदगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ बोला और कॉल मुनक़ता कर दी गई। उबैद की आंखें फटी की फटी रह गई। रिमशा की आंखों से बेतहाशा आंसू निकले और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। लोगों का हुजूम कम हो रहा था। लोग बातें बनाते हुए घरों को रवाना हो रहे थे। कोई रिमशा से हमदर्दी जता रहा था तो कोई उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहा था। इस वक्त उसे दुनिया वालों से, उनके तानों और सर्द निगाहों से बचने के लिए माँ की नरम आगोश नजर आई थी। माँ के सीने से लगी वो आंसू बहा रही थी। सुलेमान साहब और उबैद रिमशा को करख्त निगाहों से देख रहे थे जैसे कसूर सिर्फ रिमशा का था। बैंक्वेट हॉल की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। बहुत से अरमान पूरे होने से कबल ही बिखट कर टूट गए थे। वो अपना उरूसी जोड़ा तब्दील करके बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। इसी दौरान उबैद भाई गुस्से में उसके कमरे में आए। उन्होंने रिमशा को तैश में आकर बाजू से पकड़ते खड़ा किया। अपने भाई के इस कदर जारहाना अंदाज पर रिमशा दंग रह गई। सच सच बताओ रिमशा, ऐसा क्या किया है या क्या कहा तुमने जो आज रोहेल बारात नहीं लेकर आया? शादी तक से इनकार कर दिया उसने। सच सच बताओ, तुमने ही कुछ किया है ना? सुर्ख होती आंखों से अपनी बहन की आंखों में देखकर वो बरहमी से पूछ रहा था और रिमशा शॉक्ड होकर अपने भाई को देख रही थी जो उस पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा था। उबैद, छोड़ो इसका बाजू, वो भी परेशान है, हैरान है हमारी तरह। उसे क्या पता उस जलील इंसान रोहेल ने धोखा क्यों दिया। नुज़हत बेगम बेटी की साइड लेते हुए बोली। आंसू रिमशा की आंखों से टप टप बह रहे थे। उबैद की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद मजबूत हुई थी। भाई, मैंने रोहेल से कुछ नहीं कहा, मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो रुहासी होकर बोली। उबैद ने गुस्से में उसका बाजू छोड़ा और लंबे लंबे डग भरता कमरे से चला गया।
یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جو روہیل کچھ عرصہ پہلے خود رمشا کا رشتہ لینے آیا تھا اب عین شادی کے موقع پر فرار کیوں ہو گیا تھا۔ تم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے رمشا، میری مردانگی پر تمانچہ مارا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، پہلا وار کر چکا ہوں، اب دوسرا کرنا باقی ہے۔ روہیل خان غصے سے بھرا سرخ چہرہ لیے سوچ رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کے انکار کے بعد اس سے ناراض بیٹھے تھے اور وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں خود کو لاک کر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس میں وہ اپنا ایک نہایت ضروری کام سر انجام دے رہا تھا۔ امید ہے یہ سب دیکھنے کے بعد تمہارے گھر والے تمہیں بد کردار ضرور کہیں گے، وہ ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تکیے کو بازوؤں میں بھینچتا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت تھی۔ ایک بار جو اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتا تھا یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا تھا وہ اسے بخشتا نہیں تھا، اور انہی میں سے رمشا سلیمان بھی شامل تھی۔ وہ سو کر اٹھ گیا تھا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جاگنگ پر چلا گیا۔ اسے آفس آج لیٹ جانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے آیا۔ جب اس نے اپنا فون اٹھایا تو اسے روہیل کے واٹس ایپ پر میسیجز شو ہو رہے تھے۔ حالانکہ وہ اس سے ناراض تھا، اسی لیے اس نے نفرت سے سر جھٹکا اور اس کی چیٹ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ روہیل نے اسے کیا بھیجا تھا۔ وہ اس کی چیٹ نظر انداز کرتا فون بند کر گیا تھا۔ آفس ڈریس پہننے کے بعد وہ سلیمان صاحب کے ساتھ آفس نکل گیا۔ سارا دن وہ کام میں مصروف رہا اور پھر جب اسے بریک کا وقت ملا تو اپنا فون آن کر چکا تھا۔ چیٹس کے دوران اس نے روہیل کی واٹس ایپ چیٹ بھی کھولی، اور جو کچھ اس نے دیکھا اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا اور اشتعال کے مارے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر کر باہر آنے لگی تھی۔ روہیل نے اسے کچھ نامناسب تصویریں بھیجی تھیں، اور یہ تصویریں کسی اور کی نہیں اس کی بہن رمشا کی تھی، جو ہر تصویر میں کسی غیر لڑکے کے قریب نظر آ رہی تھی۔ عبید پورے وجود سے کانپ گیا۔ تمہاری بہن بد کردار ہے، اور اسی لیے ایسی لڑکی کو میں بیوی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ میں ایک شریف لڑکا ہوں۔ روہیل کا میسج پڑھ کر اسے لگا وہ منہ کے بل زمین پر گرا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا رمشا۔ وہ غصے سے فون بند کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر بھاگا۔ ابھی ایک میٹنگ رہتی ہے جو تم نے اٹینڈ کرنی ہے۔ سلیمان صاحب کی بات سن کر وہ گہری سانسیں لینے لگا۔ ڈیڈ، میرا جانا بہت ضروری ہے، آپ میرے بہاف پر میٹنگ اٹینڈ کر لیں۔ آئی ایم سوری، وہ تیزی سے بولتا ان کی کوئی بات سنے بنا اجلت میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے اس نے 1 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں ہی طے کر لیا۔ شام ہو چکی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور فضا میں عجیب سی سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ رمشا کے دل کا موسم بھی کچھ ایسا ہی تھا، اداس اور ویران۔ البتہ اپنی اس اداسی کو کم کرنے وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور LED پر مووی دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں تو LED کی اسکرین پر تھیں، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ اس ذلت کے بارے میں سوچ رہی تھی جو روہیل جیسے شخص نے اس کی قسمت میں ڈالی تھی۔ اچانک لاؤنج میں بھاری قدموں کی آوازیں آئیں۔ عبید تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں آیا۔ اسے رمشا کا چہرہ دیکھ کر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بہن کی معصومیت پر اسے یقین نہیں تھا، جبکہ اسے روہیل کی ان تصویروں پر یقین تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی بہن کو قصوروار ٹھہرا چکا تھا۔ عبید کو دیکھ کر رمشا اسے سلام کرتی LED بند کرنے کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں عبید اس کے قریب آیا۔ چٹاخ! اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارا۔ رمشا کو اپنا دماغ اس کے اس قدر قوت سے مارے ہوئے تمانچے پر ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ نصرت بیگم کچن سے یہ منظر دیکھ کر حیرت سے باہر آئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں بے حیا لڑکی؟ ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ اگر زندگی میں کوئی اور لڑکا تھا تو منہ سے بول دیتی۔ اس کے ساتھ منہ کالا کرنے، رنگ رلیاں منانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے روہیل نے شادی سے انکار کیا تھا نا؟ اور تم بے غیرت لڑکی پاکیزہ معصوم بنی رہی کہ جیسے تم کچھ جانتی ہی نہیں۔ عبید چیخ چیخ کر بول رہا تھا اور اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھے رمشا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے عبید کو دیکھا۔ اس کا بھائی اسے کیا کہہ رہا تھا، اس پر کیسے الزام لگا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی صفائی میں بول رہی تھی، جب تیش میں اور ایک اور جنون کے ساتھ عبید نے وہ نامناسب تصویریں اپنے فون سے اسے دکھائیں۔ رمشا کو ڈھیروں شرمندگی نے آن لیا، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ روہیل نے یہ سب مجھے بھیجا ہے، تمہاری کرتوت، تمہارا کردار سب کھول کر رکھ دیا ہے اس نے۔ کب سے یہ سب چل رہا تھا؟ کب سے تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی؟ اب وہ غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نصرت بیگم پریشان ہو گئی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا عبید کیا کہہ رہا تھا۔ عبید بھائی، یہ تصویریں اصلی نہیں ہیں، یہ ایڈٹ کی گئی ہیں۔ روہیل مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، وہ خود یہ شادی نہیں چاہتا تھا۔ آپ بے شک پتہ کروا لیں، یہ سب تصویریں جان بوجھ کر ایڈٹ کی گئی ہیں۔ یہ سب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، امی میں آپ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی صفائی دے رہی تھی اور نصرت بیگم کے گلے لگی رو رہی تھی۔ نصرت بیگم رمشا کو اس کی کمرے میں لے گئی، جبکہ عبید اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچن میں جا کر پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی چکا تھا۔ اپنی بہن کی بات اس کے دماغ میں کلک کی تھی کہ یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ میں پتہ لگا کر رہوں گا، اگر واقعی یہ تصویریں سچ ثابت ہوئیں تو رمشا دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ رمشا کے کمرے میں آ کر اسے وعید دیتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ایک دوست تھا جو ایڈیٹنگ میں مہارت رکھتا تھا، وہ اسے تصویریں دکھا کر اسے سب کچھ جان سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا یہ تصویریں انتہائی نامناسب تھیں اور اسے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ وہ کسی غیر کو یہ سب دکھائے، مگر حقیقت تو اسے جاننی تھی۔ رمشا قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، مگر اسے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے ان چیزوں پر یقین کیا تھا جسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کچھ دن کی کشمکش کے بعد وہ اپنے ایک ایڈیٹر دوست کے پاس آیا۔ بڑی ہمت کے ساتھ اس نے وہ تصویریں اپنے دوست کو دکھائیں۔ یہ پکچرز ایڈٹ کی گئی ہیں، ریئل نہیں ہے۔ دوست کی بات سن کر جیسے عبید کی جان میں جان آئی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ گھر آ کر اس نے ان تصویروں کی حقیقت بھی سب کو بتا دی تھی۔ اپنی سچائی سامنے آنے کے بعد رمشا بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ البتہ جو اس کے دل پر زخم لگ گیا تھا، اسے کوئی دھو کر ان پر مرہم لگانے والا نہیں تھا۔ وہ 14ویں رات کے چاند کو تکتی اداس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کی یہ خامی بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ اس پر ہمیشہ شک کرنے لگتے۔ بیٹیوں پر انہیں آسانی سے یقین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رمشا ان سے باتیں چھپانے لگی، انہیں سچ نہیں بتاتی تھی۔ روہیل کے بارے میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھی فطرت کا مرد نہیں تھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اس جیسے شخص سے اس کی شادی نہ ہو۔ اگر وہ عزت سے انکار کر دیتا تو شاید وہ خوش ہو جاتی، مگر الٹا اس نے اسے بے عزت کر دیا، جو کہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ اس اداس موسم میں وہ اپنی روہیل سے اس آخری ملاقات کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خالی سفید رنگ کے کاغذ پر ایک پینٹنگ بنا رہی تھی۔ اس نے خوبصورت سا درخت بنایا تھا اور بیک گراؤنڈ میں خزاں کا موسم دکھایا تھا۔ آسمان نارنجی نظر آ رہا تھا اور زرد پتے درخت سے گرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے خزاں کا موسم بہت پسند تھا، جو اس کی دل کی کیفیت سے ہی مماثلت رکھتا تھا۔ وہ اس تصویر میں مزید رنگ بھرنے میں مصروف تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی اور اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ گئی۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جو ہی وہ اپنے بال درست کرتی دروازہ کھولنے گئی، اس نے دیکھا گھر کے باہر روہیل موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی رمشا؟ منگیتر کو اتنا انتظار نہیں کرواتے۔ وہ دلچسپی سے رمشا کو سر تا پیر دیکھتے بولا۔ رمشا اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ روہیل کو دیکھ کر اسے کبھی اچھی وائبز نہیں آتی تھی، مگر گھر والوں کی خوشی کی خاطر وہ اس منگنی کو مان چکی تھی۔ جی وہ گھر پر کوئی نہیں ہے، وہ جھجکتے ہوئے بتا رہی تھی کہ شاید روہیل خود ہی تھوڑی شرم کرتا چلا جائے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص انتہا کا ڈھیٹ تھا۔ وہ خود ہی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں گھر پر کوئی نہیں، اور میں خود ہی ایسے موقع پر خاص طور پر آیا ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔
जब से शादी की डेट फिक्स हुई है किसी ने मौका ही नहीं दिया हमें कुछ वक्त अकेले गुजारने का। वो उसे देखता हुआ बोला और लाउंज में सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। रिमशा की हथेलियां पसीने में भीग गई। वो रोहेल की मौजूदगी से घबरा रही थी, लेकिन उस पर वाज़ेहा नहीं किया। ऊपर से उसकी गहरी नजरें इसे नर्वस कर रही थी। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। रोहेल की मुसलसल गहरी निगाहें उस पर उठ रही थी। वो किसी तरह उसके सामने से हट जाना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाती किचन में चली गई। कुछ देर में चाय और स्नैक्स लेकर लाउंज में वापस आ गई। उसे ना चाहते हुए भी रोहेल के सामने ही बैठना पड़ा था। रोहेल ने उसके सामने ही चाय और स्नैक्स खत्म किए। यहाँ करीब आओ, वहां दूर क्यों बैठी हो? वो उससे फ्री हो रहा था और रिमशा को यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो वाकई जिस्म में कपकपाहट महसूस कर रही थी। वो झिझकते हुए उसके करीब आकर बैठ गई। रोहेल की नजरें बेहद बेबाक थीं। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था और फिर उसकी निगाह फिसल कर उसकी गर्दन पर गई, जहां कुछ सुर्खी थी। ये क्या हुआ यहाँ? वो जानबूझकर उसकी गर्दन को छूता हुआ मसनूई तफक्कुर से पूछ रहा था। उसके इस लम्ह से रिमशा को एक करंट सा लगा। उसने फौरी उसका हाथ झटका। वो बस एलर्जी हुई है। वो उसे थोड़ा दूर खिसकती घबरा कर बोली। रोहेल ने उसका ये गुरेज अच्छे से महसूस किया था और उसका ये अंदाज इसकी अना को चोट पहुंचा चुका था। वो अपने दांत सख्ती से पीस गया। तुम मुझसे दूर दूर क्यों जाती हो रिमशा? मुझे तुम्हारा रवैया देखकर यूं लगता है जैसे तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो। बोलो, क्या मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं? वो नाराजगी से उठकर खड़ा हुआ और सख्ती से पूछने लगा। उसका गुस्सा देखती वो भी परेशानी से उठ गई। उसका बाप बहुत सख्त था। वो नहीं चाहती थी उन तक कोई बात पहुंचती, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले थे। बेटी के मामले में वो पत्थर दिल बन जाते थे, इसीलिए वो डर गई। नहीं रोहेल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूं हमारी शादी से। वो थूक निकलते परेशानी से खड़ी होकर उसे अपनी बात का यकीन दिला रही थी। वो अबरू उचकाकर उसे देखने लगा और फिर उसे दोनों बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया। अच्छा, वाकई खुश हो तो फिर सबूत दो मुझे। तुम्हें देखकर मुझे खुद पर काबू नहीं रह पाता। आज हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ ताकि मुझे इस बात का भी यकीन आ जाए कि तुम इस शादी से बहुत खुश हो। वो उसके इंतहाई नज़दीक आ गया था और अपना चेहरा उसके करीब कर लिया था। उसका ये अंदाज और उसकी गुफ्तगू रिमशा की रूह हिला गई। वो रोहेल की आंखों में देखने लगी, जहां बिल्कुल भी शराफत नहीं थी। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू में नहीं कर पाई। उसे होश तब आया जब रोहेल ने उसे अपने गले से लगाया। उसके अंदाज में बेबाकी थी। ये सब रिमशा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं रोहेल? प्लीज आप जाएं यहां से। मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं। आप हमेशा मेरी शराफत का फायदा उठाते हैं। वो उसे धक्का देती हुई तड़प कर बोली और उसका ये अंदाज एक बार फिर रोहेल की अना को जगा गया। वो गुस्से से उसे बाजू से दबोच चुका था। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? और क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं शरीफ नहीं हूं? वो अब इश्ताल से पूछ रहा था। उसकी उंगलियां रिमशा को अपने बाजुओं में धंसती हुई महसूस होने लगी। वो उसके गुस्से से डर गई थी। सॉरी रोहेल, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज देखें, ये सब निकाह से पहले मुनासिब नहीं है। वो रोने वाली हो गई, मगर रोहेल के अंदर का शैतान जाग गया था और वो जुनून में आ गया था। तुम्हें तो मैं देख लूंगा रिमशा। तुम्हारी इस शराफत को मैं तुम्हारे मुंह पर मारता हूं। तुम्हारे अंदाज से साफ जाहिर है तुम मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती हो। इसलिए मेरा करीब आना तुम्हें बुरा लगता है और तुम पारसा बन जाती हो। मैं भी अब ये शादी नहीं करूंगा जब तक तुम खुद मुझे अपनी मुझसे मोहब्बत का सबूत नहीं दोगी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुमने इनकार किया तो उसके बाद समझना कि हमारी शादी होने से पहले ही खत्म। मैं बारात नहीं लाऊंगा। उसने एक झटके से रिमशा का बाजू छोड़ा और उसे तैश में एक एक लफ्ज कहा था। रोहेल का मूड अच्छा खासा खराब हो चुका था। वो उसे धमकी देता हुआ वहां से चला गया, जबकि रिमशा डर गई थी। उसे पुकारती हुई वो उसके पीछे जा रही थी, लेकिन वो घर की दहलीज पार कर गया था। वो बेबसी से दरवाजा बंद करती आंसू पीती अपने कमरे में वापस आ गई। रोहेल उसकी शराफत का गलत फायदा उठा रहा था। वो इसका कजन था। पहले भी वो उसके साथ बेबाक रहा था, लेकिन आज उसने हद ही कर दी।
वो अपने बाप और भाई से डरती थी, इसीलिए हर बात उनसे छुपा लेती थी। मगर अब उसने भी पक्का इरादा कर लिया था कि वो रोहेल की वाहियात हरकत के बारे में अगर जरूरत पड़ी तो अपने बाप को बता देगी। थक हार कर उसने तकिए पर सर रखा था और आंखें मूंद गई थी। वो यकलख्त होश की दुनिया में वापस लौटी। आसमान पर मौजूद चांद के इर्द गिर्द बादलों का हिसार बढ़ रहा था और वो माजी से निकल चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी अभी किस्मत का उस पर एक और इम्तिहान बाकी था। घर में रहकर वो बेजार हो रही थी। उसकी सहेली को उसे एक अच्छे ऑफिस में जॉब मिल गई थी। रिमशा का भी किसी जॉब करने का दिल चाह रहा था, क्योंकि घर में रहकर वो उदास और परेशान हो जाती। इसी बहाने उसे कोई सरगर्मी मिल जाती। उबैद भाई से उसने जॉब की इजाज़त चाही तो वो उसे इजाज़त दे चुके थे, क्योंकि साथ रिमशा की दोस्त भी थी। रिमशा की उस दोस्त से उबैद का रिश्ता पक्का हो चुका था। वो उसे पसंद करता था। यही वजह थी कि उसके कहने पर वो रिमशा की नौकरी के लिए भी राजी हो गया। अरीशा ने उसे अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दी और कल से उसकी ज्वाइनिंग थी। रिमशा, तुम पर बहुत ट्रस्ट करके तुम्हारे शौक के लिए तुम्हें जॉब की इजाज़त मिली है। अब कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारी या तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए, समझी? उबैद उसे लेक्चर दे रहा था और वो इस बात में सर हिला रही थी। वो बहुत खुश थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और पहले ही दिन उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। रिमशा को ऑफिस के मालिक के बेटे साद खानजादा की पीए की जॉब मिली थी। वो सर पर नफासत से दुपट्टा लेती डरी सहमी हुई थी। उसकी निगाहें बेसाख्ता बार बार झुक रही थी। साद अब गौर से इस लड़की को देख रहा था। जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस लड़की की मासूमियत, शराफत और भोलपन ने उसे अपनी जानिब माइल किया था। वो नरम लहजे में उसे काम समझा रहा था और रिमशा गौर से उसे सुन रही थी। और जैसा साद ने उसे करने को कहा था, उसने अपनी तरफ से वैसा करने की पूरी कोशिश की थी। साद उसकी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ और आज चाहकर भी वो उसकी तारीफ किए बिना ना रह पाया। उमूमन वो इस तरह दिल खोलकर किसी की तारीफ और सताइश नहीं करता था। रिमशा की गाल खुशी और हया से सुर्ख हुए। आज तक किसी ने उसे उसकी इतनी खूबियां नहीं बताई थी। वो बहुत खुश थी और इस जॉब के बाद वो अपनी सलाहियतों को पहचानने लगी थी। घर में शादी का शोर उठा। अरीशा जॉब छोड़ चुकी थी। उसकी और उबैद की शादी की तैयारियां हो रही थी। रिमशा बहुत खुश थी। उसे इसी दिन का इंतजार था। उसने अपने इकलौते भाई की शादी पर अपने तमाम अरमान पूरे किए थे। साद खानजादा रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा झूल रहा था और उसकी निगाहें बार बार रिमशा की खाली सीट की जानिब उठ रही थी। उसका दिल इस खालीपन को पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था। जाने क्यों उसे इन 2 माह में उस लड़की की इतनी आदत हो गई थी कि आज पहली मर्तबा वो उससे 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर गई थी और वो उसकी इतनी दूरी पर परेशान हो गया था। उसका दिमाग और दिल उसकी राह तक रहे थे। अपने बदलते हुए जज्बात पर साद खुद भी हैरान था, क्योंकि रिमशा उसकी जिंदगी की वो वाहिद लड़की थी जिसने उसके दिल के तार छेड़ दिए थे। छुट्टियां खत्म होने के बाद रिमशा ऑफिस दोबारा आ गई और इस बार उसके चेहरे पर एक चमक सी थी। माशाअल्लाह मिस रिमशा, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ग्लो कर रहा है। साद खानजादा की तारीफ पर वो सर झुकाती मुस्कुराई। उसके गाल सुर्ख हो गए। साद उसकी इस हया और नज़ाकत पर मर मिटा था। उसका जी चाह रहा था ये सारे फासले मिट जाएं और वो उसे अपनी बाहों में छुपा ले। साद को अपने जज्बात को मजीद दिल में दबाकर रखना मुश्किल लग रहा था और आज जब उसने बातों के दौरान रिमशा से उसके रिश्ते या मंगनी वगैरह के बारे में पूछा तो अचानक रिमशा को रोहेल के धोखे की याद आ गई। उसने सर झटका और गहरी सांस खारिज की। सर, अभी तो घर वाले सोच रहे हैं रिश्ता ढूंढने का। रिमशा की बात सुनकर साद मुतमईन हो गया। रिमशा की बर्थडे नज़दीक थी और वो उसकी सालगिरह के दिन का ही इंतज़ार कर रहा था ताकि उसके सामने अपने जज्बात का इजहार कर सके। रिमशा को उसके घर वालों से सिर्फ बर्थडे की मुबारकबाद मिली। उसके घर वाले सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करते थे, जबकि रिमशा को बहुत शौक था वो उस दिन तैयार हो, घर में तकरीब हो, सब लोग हों और वो सबकी मौजूदगी में खुशी से केक काटे। मगर अपने घर वालों की सख्त फितरत की वजह से उसे अपनी ये ख्वाहिश दिल में दबाना पड़ी। वो आज सुर्ख लिबास पहनकर ऑफिस जा रही थी। जब वो ऑफिस में साद के रूम में पहुंची
तो दंग रह गई। पूरा कमरा सजा हुआ था। जमीन पर दिल बने हुए गुब्बारे बिखरे हुए थे। टेबल पर एक खूबसूरत था केक पड़ा था जिसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां जल रही थी। पूरा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। जब उसने देखा सामने दीवार पर हैप्पी बर्थडे के साथ रिमशा का नाम लिखा है तो वो दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कैसा लगा सरप्राइज मिस रिमशा? हैप्पी बर्थडे टू यू। साद खानजादा उसके करीब आकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उससे पूछ रहा था और वो हैरानी और परेशानी के मिले जुले तारुसुरात से आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका बॉस उस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। साद के कहने पर उसने कांपते हाथों से केक काटा। साद ने उसे अपने हाथों से केक खिलाया और फिर पूरे ऑफिस में भी बाकी का केक तकसीम किया गया। थैंक यू सर, रिमशा नर्वस होकर बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रिमशा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अपने दिल की बात। तुम मेरी ज़िंदगी की वो वाहिद लड़की हो जिस पर मैं ये अनायतें कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल में एक ख़ास मुकाम हासिल कर चुकी हो। रिमशा, मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा। आई लव यू रिमशा। मैं नहीं जानता कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो उसकी आंखों में देखकर इंतहाई खुशी के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर रिमशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो पहले भी एक मर्द के हाथों जलील और रुस्वा हो गई थी। उस पर तोहमत लगाई गई थी। वो बदनाम होकर रह गई थी और अब साद की ये बातें उसे अपने लिए और अपनी इज्जत के लिए हरगिज मुनासिब नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था साद भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जैसे रोहेल ने उसके साथ किया था। सर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आपको यही सब बातें करनी है तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। वो संजीदगी से अपने लहजे में तलखी लाए बोली। साद हैरान रह गया। रिमशा का ये करख्त अंदाज उसे परेशान कर गया था। वो ऐसी तो नहीं थी। उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। साद ने अपने दिल की गहराइयों से मुखलिस होकर उससे अपने जज्बात का इजहार किया था, मगर उसकी मोहब्बत को जिस तलखी और करख्तगी से रिमशा ने रद्द किया, उसे बहुत तकलीफ हुई। वो भी एक अनापरस्त आदमी था, मगर रिमशा से सच्ची मोहब्बत हो जाने के बाद वो अपनी उस अना को सानवी हैसियत दे चुका था। साद की यही कोशिश थी, वो रिमशा के दिल में झांक कर रहेगा कि वाकई उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत या कोई नरम जज्बा था या नहीं, या फिर वो अपनी हया और शर्म की वजह से खामोश थी और झिझक रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था रिमशा को राजी कर ले, मगर वो उसकी किसी बात का मोहब्बत से जवाब नहीं दे रही थी। आज साद रिमशा से एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। उसके हाथ में फाइल मौजूद थी। साद ने रिमशा को गाइड करते हुए जैसे ही फाइल रखी तो उसका हाथ रिमशा के हाथ से टकरा गया। गुस्से से रिमशा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे उसके लम्स से करंट सा लगा था। उसे लगा साद ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई। रोहेल ने जिंदगी में जो उसे सबक दिया था, उसका दिमाग आज तक उसे अपने अंदर महफूज रखे हुए था कि वो साद के इस लम्स को भी हवेस समझ रही थी। वो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। शर्म नहीं आती आपको छिचोरी हरकत करके? नजदीक आने का अच्छा बहाना है। आपने क्यों मुझे जानबूझकर टच किया? आपको लगता है अगर आप ये सब करके मेरा फायदा उठाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। वो अचानक ही माजी के तजर्बात को सोचती उस पर फट पड़ी और साद उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया। रिमशा, ये तुम क्या कह रही हो? गलती से मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से टच हुआ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रिलैक्स। वो अपनी वजाहत दे रहा था, मगर रिमशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। झूठ मत बोले, मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं, क्योंकि आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो सिर्फ अकेली औरत का फायदा उठाना चाहते हैं। वो एक एक लफ्ज पर जोर दे रही थी। माजी की यादें, तल्ख तजर्बात, सब कुछ उसे याद आ रहा था। रिमशा, स्टॉप इट। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहूंगा। मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूं। साद उसका ये अंदाज देखकर परेशान हो गया था, इसीलिए उसे नरमी से कहने लगा, अब बहुत हो चुका है, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। आप सिर्फ मेरे करीब आना चाहते हैं, मेरा फायदा उठाना चाहते हैं,
इसी लिए ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा कर रहे हैं कि शायद मैं आपके जाल में फंस जाऊं। मगर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं एक शरीफ लड़की हूं। आज ही मैं आपकी ये नौकरी छोड़कर जा रही हूं। लानत भेजती हूं मैं इस नौकरी पर और आप पर। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मेरे पीछे आकर दिखाइएगा। वो अपने आंसू काबू में न रख पाई। तलखी से बोलती वो साद की आंखों में देख रही थी। साद इस कदर शॉक्ड रह गया कि उसके पास बोलने को अल्फाज ही नहीं थे। ये कहकर वो रुकी नहीं, फौरन ऑफिस से निकल गई और साद अपना सर थाम कर चेयर पर बैठ गया। इस लड़की ने ख्वामख्वाह उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था। वो ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा कम करने की खातिर सिगरेट पीने लगा। वो जल्दी ऑफिस से उठकर घर चला आया। अपने कमरे में नीम उजाला किए वो रिमशा के बारे में सोच रहा था। रिमशा ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए और जिस तरह वो ऑफिस छोड़कर गई, ये सब इसे तकलीफ दे रहा था और अचानक उसकी अना का लेवल बुलंद हो गया था। अगर रिमशा की जगह कोई और लड़की उसके बारे में ये सब कहती तो वो उसे जेल भिजवा देता, मगर मुकाबिल उसकी मोहब्बत थी, इसीलिए वो खामोश हो गया था। मगर अब भी उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो करवट पर करवट बदल रहा था। रिमशा अपने घर आती बेतहाशा रो रही थी। उसे एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी जिसे समझने से वो कासिर थी। जहां वो इस कदर शदीद अजियत में थी, वहां साद भी बेसकून था। कुछ सोचकर वो उठा और रात के इस वक्त रिमशा के घर जाने का सोचने लगा। रात के 11 बज रहे थे और रिमशा आंखें बंद करती कब की सो चुकी थी। साद ने अरीशा से राब्ता किया कि वो उसके घर आना चाहता है और रिमशा से बात करना चाहता है। अरीशा ने उसका साथ देने का वादा किया था। घर में सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे और अरीशा साद के लिए घर का पिछला दरवाज़ा खोल चुकी थी। ये दरवाज़ा लॉन की जानिब खुलता था और उसी रास्ते से रिमशा के कमरे का दूसरा दरवाज़ा भी आता था। सर, आप जल्दी बात कर लीजिएगा रिमशा से। आप जानते हैं घर के लोग बहुत सख्त हैं। अरीशा उसे समझाकर वहां से चली गई, जबकि वो धड़कते दिल से उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। रिमशा वॉशरूम में मौजूद थी। उसके आंसू उसके चेहरे पर ही खुश्क हो चुके थे। उसने अपना चेहरा फेस वॉश से धोया और कमरे में आ गई। उसने कमरे का बल्ब बंद करते हुए नाइट बल्ब जला लिया। अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ था। आप यहाँ कैसे? वो बेड पर जैसे सोने के लिए लेटी, उसे किसी का वजूद अपने पास महसूस हुआ। वो खिसक कर पीछे हटी, मगर जब देखा तो वो कोई और नहीं, साद खानजादा था। तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। भला साद उसके घर उसके कमरे में कैसे आ सकता था? देखने आया हूं, अब ये जबान कितनी चलती है। तुमने ही मेरी हिम्मत को चैलेंज किया था ना। देखो, मैं तुम्हारे पीछे आ गया। वो दिलचस्पी से कहता उसके करीब बैठ गया और वो खुद में सिमटने लगी। चले जाइए, वरना मैं बाबा को बुलाऊंगी। आप क्यों आए हैं इस वक्त मेरे घर? वो अब रोने वाली हो गई थी कि अगर किसी ने उसे साथ के साथ देख लिया तो उसे सब जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वो उठकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूं कि अपने ससुर जी से मिलकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते बोला, क्या कहा था कि तुम्हारे करीब आना चाहता हूं? अब जब वाकई करीब आ रहा हूं तो तुम डर क्यों रही हो? मेरा सामना करो ना। वो उसके करीब होते हुए बोला कि अचानक दरवाजे पर कोई आया। जो ही दरवाजा खुला तो रिमशा अपने भाई को देखकर दंग रह गई। उबैद, जो आवाजें सुनकर आया था, रिमशा को किसी मर्द के साथ देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो इसके कमरे में? उबैद गुस्से से पागल होता साद का गिरेबान पकड़कर बोला। अरीशा वॉशरूम में मौजूद थी। आवाजें सुनकर वो भी भाग कर आई और जब उसने देखा साद पकड़ा जा चुका है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रिमशा की डर के मारे जबान गंग हो गई थी। उबैद, इन्हें छोड़ दे, ये हमारे बॉस हैं। ये रिमशा से ऑफिस की कोई बात करने आए थे। अरीशा की बात सुनकर वो हैरत से देखने लगा। कौन सा शरीफ मर्द और कौन सी शरीफ औरत रात के इस पहर तन्हाई में ऑफिस की बातें करते हैं? पागल मत बनाओ मुझे। बोलो रिमशा, वरना तुम्हें यहीं जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। उबैद गुस्से में आगे बढ़ा और रिमशा के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर साद उसका हाथ थाम चुका था।
वो भी इस सिचुएशन से परेशान हो गया था। वो सिर्फ रिमशा को मनाने आया था, मगर उसे मालूम नहीं था रिमशा के घर वाले इतने सख्त होंगे। मिस्टर उबैद, हम बैठकर बात करते हैं। एक शरीफ मर्द भी अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाता। साद रिमशा की साइड लेते हुए बोला। उस पल साद ने जो उसे तहफ्फुज दिया था, रिमशा पिघल गई थी। घर के सब अफराद जाग चुके थे। साद की रिमशा के घर वालों से क्या बात हो रही थी रिमशा नहीं जानती थी। वो डर के मारे अपने कमरे में ही मौजूद थी। उसके घर वाले खामोश हो चुके थे, मगर रिमशा को हैरत हुई जब उन्होंने साद से उसकी शादी की बात की थी। रिमशा दंग रह गई। भाई, मैं साद सर से शादी नहीं करना चाहती। भाई, आप सब मुझ पर एक बार फिर शक कर रहे हैं। वो फूट फूट कर रो रही थी। ये बात सच थी, उस पर अब भी भरोसा नहीं किया जा रहा था। तुम्हारा इस घर में रहने का मतलब ये है कि हमें हर वक्त अपनी इज्जत का धड़का लगा रहेगा। अच्छा है, तुम्हें रुखसत करेंगे तो हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। उबैद भाई की बातें सुनकर वो बेयकीनी से अपने भाई को देख रही थी। उसे हमेशा अपनी जिंदगी में जिल्लत का सामना करना पड़ा था। अम्मी देखें, बाबा और भाई अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। अम्मी, मैं बार बार सबको अपनी सच्चाई का यकीन दिलाते दिलाते थक गई हूं। मैं किसी दिन यूं ही मर जाऊंगी। वो सिसकते हुए बोल रही थी। नुज़रत बेगम ने परेशानी से उसका माथा चूमा। रिमशा, कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, मुझे तुम्हारी बात, तुम्हारी जात पर और तुम्हारी सच्चाई पर पूरा यकीन है। मैं तो खुश हूं तुम्हारी शादी साद जैसे इंसान से हो रही है। मुझे वो तुम्हारे काबिल लग रहा है। जिस तरह वो तुम्हारे बाप और भाई के सामने तुम्हारा दिफा कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। नुज़रत बेगम उसे अपनी दिल की बातें बता रही थी और वो बस सिसकियां लेते खामोशी से सब सुन रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका दिल मर चुका है। आज उसकी बारात थी, मगर उसे शादी की कोई खुशी नहीं हो रही थी। वो एक बार फिर उर्सी लिबास में बैठी थी और उसे वो दिन याद आ गया जब इसी रूप में वो रोहेल के लिए दुल्हन बनी थी और ऐन मौके पर वो उसे दगा देकर चला गया था। अल्लाह करे आज रिमशा की बारात आ जाए, कहीं आज भी इसका दूल्हा भाग ना जाए। उसके कानों में औरतों की सरगोशों की आवाजें आ रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी ही देर में साद अपने घर वालों के हमराह बारात लेकर आ गया तो सबके मुंह बंद हो गए। शुक्र है बारात आ गई, वरना मुझे तो लगा था इस बार भी रिमशा का दूल्हा नहीं आएगा और इसकी बारात दूसरी बार भी वापस चली जाएगी। खानदान की एक औरत जो सिर्फ फसाद फैलाना चाहती थी, बुलंद आवाज में बोली थी। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रिमशा की शादी एक अच्छे घराने में हो रही है। क्या मतलब, बारात वापस चली जाएगी, दूल्हा भाग जाएगा, क्या मतलब है इस बात का? साद नासमझी से पूछने लगा और वो औरत उसे रिमशा की पहली शादी की हिस्ट्री बता रही थी कि कैसे उसकी बारात वापस चली गई थी। साद हैरान था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। रिमशा समेत उसके घर वाले बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। उन्हें लगा था इस हकीकत को जानने के बाद साद गुस्सा करेगा, कहीं वो भी बारात वापस न ले जाए। रिमशा के साथ जो हुआ वो उसका माजी था और मैं इसे रिमशा की नहीं बल्कि उस लड़के की बदकिस्मती कहूंगा जो रिमशा जैसी काबिल, शरीफ और इज्जतदार लड़की को छोड़कर चला गया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि रिमशा मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ रही है। अगर इसकी 10 शादियां भी नाकाम होती तो भी मैं आज पूरी इज्जत, दिल और मोहब्बत से इसे अपनाता। लिहाजा आप लोग खामोश हो जाएं। अगर रिमशा के बारे में किसी ने कोई गलत बात की तो मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा। साद संजीदगी से रिमशा के हक में बोला था। निकाह ख्वां भी आ चुके थे। रिमशा समेत उसके घर वाले बेयकीनी से साद को देख रहे थे। उस पल जहां रिमशा को साद पर फख्र महसूस हुआ था कि उसने इस पर भरोसा किया था, इसे इज्जत दी थी, वहीं सुलेमान साहब और उबैद भाई का सर शर्मिंदगी से झुक गया था कि उन्होंने तो हमेशा रिमशा पर शक किया था, कभी उसका दिफा नहीं किया था। निकाह ख्वां निकाह शुरू कर चुके थे। रिमशा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो इस निकाह को कबूल कर चुकी थी। उसके निकाह की खबर रोहेल तक भी पहुंच गई थी और जब उसे पता चला रिमशा की शादी एक बड़े अमीर घराने में हो रही है तो उसके 14 तबक रोशन हो गए कि इस जैसी लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल सकता है।
वो अपना सर थाम कर रह गया, क्योंकि उसकी कोशिश तो बेकार गई थी। उसने रिमशा को बर्बाद करना चाहा था, मगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी और वो अपने हसद, अना और जिद में वहीं का वहीं मौजूद था। रिमशा धड़कते दिल से साद के कमरे में मौजूद थी। बेड पर लहंगा फैलाकर बैठी वो साद का इंतजार कर रही थी। निकाह से पहले उसे साद पर बहुत गुस्सा था, मगर जिस तरह साद ने उसका साथ दिया, उसकी इज्जत की थी, उस पर भरोसा किया था, उसके हक में बोला था, उसके बाद से इसके दिल में साद के लिए नरम जज्बात पैदा होने लगे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर में साद कमरे में आ गया। आई एम सॉरी रिमशा, मैंने तुम्हारी इस शादी के लिए मर्जी नहीं जानी। मैं अपनी मोहब्बत में बहुत खुदगर्ज हो गया था, मगर मैं वादा करता हूँ अपनी इज्जत और मोहब्बत से मैं तुम्हारा ये शिकवा भी मिटा दूंगा। वो उसके करीब बैठकर बोला था। रिमशा अपना सर झुका गई थी। उसे शर्मिंदगी होने लगी थी कि उसने साद के जज्बात और मोहब्बत की कदर नहीं की थी, मगर उसके बावजूद साद ने उसे इज्जत से अपनाया था। साद, मुझे आपको कुछ बताना है अपने माजी के बारे में, जिसने मेरे अंदर इतनी तलखी भर दी कि मोहब्बत से भी डर लगने लगा था। उसने प्यार से तमहीद बांधी थी और फिर साद को अपने बाप भाई का सलूक, रोहेल का सलूक और उसके धोखे के बारे में बता दिया। यही सब वो जिंदगी के तल्ख तजर्बात थे जिन्होंने उसे तोड़ कर रख दिया था। साद ने गौर से उसे सुना और उसे अपने हिसार में लिया। अब माजी को भूल जाओ रिमशा, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और मेरा वादा है मैं तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा कि जो तुम्हारे दिल में खला मौजूद है वो भर जाएगा। वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोल रहा था। साद की कुर्बत में रिमशा को सुकून मिल रहा था। शुक्रिया साद, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, वो दिल से बोल रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में वो मर्द भी आएगा जो उस पर भरोसा करेगा, उस पर यकीन रखेगा। साद वो मर्द नहीं था जो सिर्फ कहता था, बल्कि वो निभाता भी था। रिमशा उसकी बाहों में खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी और सब्र के इस खूबसूरत सिले पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ रोहेल अपने ही हसद की आग में जल रहा था। वो रिमशा की जिंदगी बर्बाद करने चला था, मगर उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।